आज के लेक्चर में अपन टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या बात करने वाले आज अपन। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसकी बात आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि जो परटर्बेशन थ्योरी है उसका क्या मीनिंग है, और फिर परटर्बेशन थ्योरी में टाइम इंडिपेंडेंट जो वर्ड अपन ने जोड़ा है उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो परटर्बेशन थ्योरी मैंने लिखा वर्ड, इसका क्या मीनिंग। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरे पास में कोई भी एक फिजिकल सिस्टम दिया हो, फिजिकल सिस्टम का मतलब उसकी कोई भी जो सिस्टम होगा वो अपन क्वांटम मैकेनिक्स में या जो अपनी फिजिक्स है उसमें मेजरेबल होगा। मेजरेबल का मतलब अपन उसके लिए एनर्जी जो भी अपन मेजर करना चाहे वो उसके कोरस्पॉन्डिंग हर्मिशियन ऑपरेटर लगा के मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम मेरे को एक दिया हुआ है, उस फिजिकल सिस्टम के का जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन का मतलब उसकी एनर्जी से, तो मान लो उसका एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन है एच नॉट। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं इसकी जो आइगन स्टेट है वो दे रखी है साई, और ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है एच नॉट, अगर मैं इसको इस पे ऑपरेट करा दूंगा तो मेरे को इस सिस्टम की एग्जैक्ट एनर्जी मिल जाएगी, और ये अपन पहले से जानते हैं। अगर एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन एच नॉट किसी पर्टिकुलर सिस्टम की जो आइगन स्टेट है उसके लिए साई है, उस पर अगर आप अप्लाई करोगे तो सेम स्टेट विथ एनर्जी आइगन वैल्यू ई नॉट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम को स्लाइटली डेविएट कर दूं, स्लाइट डेविएट करने का मतलब जैसे बाहर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परटर्बेशन के रूप में लगाते हो तो आपने स्टार की इफेक्ट पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो आपने क्या पढ़ा होगा, उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, उसको आपने जीमान इफेक्ट पढ़ा होगा। जीमान इफेक्ट भी नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एनमलस जीमान इफेक्ट और पासन बैक जीमान इफेक्ट, ये अपन एटॉमिक फिजिक्स में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अपना जो मोटिव है वो क्या है, परटर्बेशन जो वर्ड है उसको समझने का है। तो मैंने बताया इफ ए फिजिकल सिस्टम इज डेविएट स्लाइटली, कितना, ये भी अपन यही बात करें। इफ ए फिजिकल सिस्टम इज डेविएट स्लाइटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सिस्टम, यानी एक सिस्टम है उसके ओरिजिनल सिस्टम से उसको स्लाइटली डेविएट कर दिया जाता है किसी भी सिस्टम को, तो उस केस में अपन उस सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने बोला if a system is slightly deviate from its original system, यानी अपने को एक सिस्टम दे रखा है और वो सिस्टम अपने ओरिजिनल सिस्टम से क्या है, स्लाइटली डेविएट है, तो उस केस में अपन उसको एग्जैक्ट सोल्व नहीं कर सकते, या उसके जो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है जैसे यहां पर कैलकुलेट की, देन इन दिस केस वी कैन नॉट सोल्व एग्जैक्टली दिस गिवन सिस्टम। कौन से को, जो डेविएट हो रहा है। तो क्या मतलब हो रखा है कि जो मोस्ट फिजिकल सिस्टम अपने नेचर में या जो दे रखे होते हैं that are slightly deviate from its original position, so we can't solve these system exactly, यानी अपन उन सिस्टम्स को एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर सकते। तो उस केस में अपन कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, परटर्बेशन थ्योरी।
perturbation थ्योरी। अब अपने दिमाग में एक यूज आ रहा होगा कि perturbation थ्योरी तो यूज करेंगे, लेकिन उसका क्या सिस्टमेटिक पिक्चर होगी, ये कौन से सिस्टम पे अपन अप्लाई कर सकते हैं और कौन से सिस्टम पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि perturbation थ्योरी अपने को कब यूज लेनी है। perturbation थ्योरी कब यूज लेनी है, जब आपके पास में कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम को अगर स्लाइटली डेविएट कर दिया जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से या ओरिजिनल सिस्टम से, तो उस केस में उसका हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा और उस केस में उसका हैमिल्टोनियन एच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एच। वो एच नोट से डिफरेंट होगा, और जितना डिफरेंट होगा, मान लो एच नोट एच प्राइम से डिफरेंट है, इसका मतलब ये जो एच प्राइम है ये क्या होगा, उस पर पैटर्न पार्ट होगा। उस केस में इस हैमिल्टोनियन को, इसको तो अपन एग्जैक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर सकते। उस केस में अपन पैटर्बेशन स्कीम काम में लेते। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि पैटर्बेशन स्कीम जो अपन काम में लेंगे उसकी क्या पिक्चर होगी, कैसे अपने को किसी सिस्टम पे उसको अप्लाई करना है और वो कब कब उस सिस्टम पे अप्लाई होगी। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट पैटर्बेशन थ्योरी है, अब सबसे पहले मैं इसका टाइम इंडिपेंडेंट वाले जो पार्ट है उसका मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ। बाहर से जो लगाया गया पैटर्बेशन है या जो डेविएट अपने सिस्टम को कर रहे हैं, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी जो पैटर्बेशन है, इफ पैटर्बेशन डजंट डिपेंड ऑन टाइम, देन इन दिस केस पैटर्बेशन थ्योरी इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट पैटर्बेशन। देखो दो तरीके से इस एच प्राइम को लगा सकते हैं, एक तो ये टाइम का फंक्शन हो या एक ये कांस्टेंट फंक्शन हो, यानी एक बार जो अपन ने स्लाइटली डिस्प्लेस किया वो ही इसमें हो, टाइम का उसमें कोई रोल नहीं हो। दूसरा वो टाइम का फंक्शन हो। अगर ये कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो उस केस में तो इसका नाम होगा टाइम इंडिपेंडेंट। और अगर ये टाइम के साथ में वेरी कर रही है इसकी वैल्यू पैटर्न वाले पार्ट की, तो ये भी लगातार वेरी करेगा, उस केस में इसको क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट पैटर्बेशन। टाइम इंडिपेंडेंट अब ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। टाइम जो डिपेंडेंट पैटर्बेशन होता है वो फर्मी गोल्डन रूल से उसको सोल्व करते हैं, और उसका जो लास्ट में फॉर्मूला आता है उसको अपन फर्मी गोल्डन रूल बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब भी अपने को बात किसकी करनी है, टाइम इंडिपेंडेंट। अब देखो ये टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये जो टाइम इंडिपेंडेंट या जो पैटर्बेशन थ्योरी है ये कब अप्लाई कर, ये आपके पास में ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है। कौन सा है, ध्यान से समझ लेना, ये बहुत अच्छी चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको। ये ओरिजिनल सिस्टम है, ओरिजिनल सिस्टम है तो इसकी आपको आइगन वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, आइगन वैल्यू। और ये आपके पास में कौन सा सिस्टम है, पैटर्न। क्या है ये, पैटर्न। अब मैं पैटर्बेशन थ्योरी कब लगा सकता हूँ, फर्स्ट केस तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हैमिल्टोनियन आपको दे रखा है वो टू पार्ट्स में आप सेपरेट कर सको उसको। फर्स्ट चीज तो कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में आप उसको सेपरेट कर सको, एक तो ओरिजिनल और एक पैटर्न। ओरिजिनल को आप सोल्व करोगे तो उसके एग्जैक्ट एनर्जी आइगन वैल्यू है, जो एग्जैक्ट आइगन वैल्यू है वो आपको मिलेगी, और दूसरा पैटर्न पे पार्ट उस पर होगा। अब ये जो पैटर्न पार्ट है ये इससे स्लाइटली डिस्प्लेस होना चाहिए, तो इसको अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स के लैंग्वेज में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, एनी एलिमेंट ऑफ पैटर्न सिस्टम या हैमिल्टोनियन, any element of perturbed Hamiltonian is much less than the difference of any two energy eigenvalue or eigenvalue of original system। देखो क्या बोल रहा है, इसका आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, कोई भी एक एलिमेंट मैंने मान लिया एच प्राइम एक एलिमेंट है इसका ए बी, इसका क्या है, एक एलिमेंट उठा लिया ए बी, ये मैट्रिक्स फॉर्म में मान रखा है मैंने, कोई भी एक एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 कोई भी हो सकता है, उसमें से आगे एग्जाम्पल आएगा तब भी बताएंगे। तो इसका कोई भी एक एलिमेंट, वो जो एच नोट है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी आपको, या आइगन वैल्यू आपको मिलेगी। मान लो जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, इसकी 3 आइगन वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है E1, एक E2 और एक E3।
ये 3 आइगन वैल्यू आपको मिल रही है। तो इनमें से कोई भी 2 कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है, जैसे मैंने मान लिया E1 माइनस E2 और इसका जो मॉडुलस है उससे इसकी वैल्यू मच मच लेस होनी, ऐसे E2 माइनस E3 भी हो सकता है। यानी 2 कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है वो इसके किसी भी एलिमेंट से उनका मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, या इसके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का मान 2 एनर्जी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू के डिफरेंस से बहुत ही कम होना चाहिए, तभी ये इस पे स्लाइटली डेविएट इससे होगा या पैटर्न माना जाएगा, और ये 2 पार्ट्स में सेपरेट होना चाहिए। उसी केस में अपन पैटर्वेशन थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पैटर्वेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। पैटर्वेशन थ्योरी कब अपन अप्लाई कर सकते हैं समझ में आ गया होगा, और टाइम इंडिपेंडेंट पैटर्वेशन का क्या मीनिंग है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको से उम्मीद करता हूँ। आ गया ना समझ में? ठीक है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना के अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत डर लगता है बच्चों को इस टॉपिक से, लेकिन ये टॉपिक सबसे अच्छा है और हर कंपटीशन एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देखो मैं बात करता हूं टाइम इंडिपेंडेंट perturbation of an arbitrary system. टाइम इंडिपेंडेंट perturbation of an arbitrary system. अब देखो अपने को क्या करना है, टाइम इंडिपेंडेंट perturbation से कोई भी एक गिवन सिस्टम है उसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में लेता हूं और उसको पैटर्वेशन स्कीम कैसे अपने को अप्लाई करनी होती है उससे सोल्व करने की कोशिश करता हूं, और फिर अपना जो एक्चुअल काम है वो किस पे करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में उस प्रॉब्लम को कैसे डील की जाती है उसका जनरल फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे और एक एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चले। तो सबसे पहले तो पैटर्वेशन की आपको डेफिनेशन मालूम हो गई अब कि मोस्ट फिजिकल सिस्टम एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टोनियन इज इम्पॉसिबल। जो मोस्ट फिजिकल सिस्टम है उनके जो हैमिल्टोनियन है उनका जो सॉल्यूशन है एग्जैक्ट सॉल्यूशन इम्पॉसिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वो उनका जो ओरिजिनल सिस्टम है वो उनसे क्या होता है, स्लाइटली जो एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन उनका वो ओरिजिनल से स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है। उस केस में अपन, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जो पैटर्वेशन थ्योरी है ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती कभी भी। एग्जैक्ट रिजल्ट ओनली क्या देती है, अप्रोक्सीमेट, ऑलवेज। इससे जो भी रिजल्ट अपने को मिलेगा वो कौन सा रिजल्ट मिलेगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्ट तो जो रिजल्ट होगा इसके अलावा नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट मतलब उसके आसपास होगा, और कंप्लीट रिजल्ट करना तो इनफाइनाइट टर्म को सोल्व करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो अपने को कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये समझ आ गया? अरे समझ आ गया क्या? मोस्ट फिजिकल सिस्टम एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टोनियन इज impossible, so approximate solution arbitrary close to the exact result can be obtained by perturbation scheme. आगे क्या होगा, for most physical system and exact solution of the Hamiltonian is impossible। यानी
बहुत सारे फिजिकल सिस्टम है, उनका जो हैमिल्टोनियन है वो डेविएट होने की वजह से अपने उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, सो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन which is very close to the exact energy eigen value तो क्या होगा, फॉर सो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन विच इज वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन। एग्जैक्ट एनर्जी आइगन वैल्यू की जगह एग्जैक्ट रिजल्ट टू बी ऑब्टेन। ठीक है, इन दिस केस इसमें क्या करेंगे अपन, जो हैमिल्टोनियन है वो क्या होना चाहिए, कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में वो स्प्लिट होना चाहिए, टू, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, ओरिजिनल या एग्जैक्ट, और सेकंड पार्ट कौन सा होगा, परटर्ब। इसको अपन कौन सा पार्ट बोलेंगे, डोमिनेंट भी बोलेंगे, क्योंकि ये तो इससे स्लाइटली चेंज होगा, यानी बहुत, इसमें अभी बताया था मैंने कंडीशन, इसका कोई भी एलिमेंट इसकी दो आइगन वैल्यू के डिफरेंस से मच लेस होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट। ठीक है, तो ये ओरिजिनल, और इसको अपन क्या करना चाहिए, वो दूसरा क्या एक कंडीशन है, डायगोनलाइज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डायगोनलाइज भी अपनी अपन हम बात करें, ये जो ओरिजिनल सिस्टम है ये हमेशा डायगोनलाइज होना चाहिए, और नहीं है तो अपने को उसको डायगोनलाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायगोनलाइज का मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो वो केवल डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, और नहीं है तो अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसी बेसिस स्टेट अपन निकाल सकते हैं जिससे कि वो डायगोनल में कन्वर्ट हो सकता है, और वो क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकाल लो और उससे आइगन वेक्टर से एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिससे वो उसको क्या कर देगी, डायगोनलाइज कर देगी। ये भी अपन सीखेंगे। ठीक है, आ गए समझे। चल अब अपने को क्या करना है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लेते हैं। पहले सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में मैं बाद में बात करूंगा, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में लेता हूं। एक एग्जाम्पल एल्जेब्रिक इक्वेशन का मैं ले रहा हूं। और वो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4.001 एक्स प्लस 0.003 इक्वल टू 0। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है 4.001। इस इक्वेशन को आपको कोई बोले कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप बताओ, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते और इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आप नहीं बता सकते। इसका मतलब ये इक्वेशन, अगर मैं इसके जो ये एग्जैक्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू, ये होगी ना। क्या किया, स्लाइटली इसमें डिस्प्लेस किया 0.001 का, और स्लाइटली इसमें आगे जोड़ दिया 0.003। ठीक है, इसका मतलब मैं एक इसमें एक वेरिएबल ये डिफाइन कर लूं एप्सिलॉन, और वो है 0.001। इसका मतलब इस इक्वेशन को एप्सिलॉन के टर्म से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4 एप्सिलॉन एक्स प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 प्लस एप्सिलॉन है, सॉरी
4 प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ इसको मैं, एक तो एक्स क्यूब माइनस 4x और दूसरी एप्सिलॉन एक्स प्लस 3 एप्सिलॉन। तो हो गई ना 2 पार्ट में, एक डोमिनेंट पार्ट और एक पैटर पार्ट। ऐसे ही कोई भी आपको हैमिल्टोनियन दे रखा होगा उसको भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक ओरिजिनल और एक पैटर पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब मैं इसके लिए जो मेरी जो इक्वेशन हो गई वो हो गई एक्स क्यूब माइनस 4 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मेरे को सोल्व करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता तो मैं एक स्कीम अप्लाई कर रहा हूँ, पैटरवेसन स्कीम, और उसकी सहायता से मैं क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जानते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप जानते हो, एक्स एप्सिलॉन क्या होता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एप्सिलॉन की पावर है। यानी एप्सिलॉन की टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो कैसे, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो आपको पता क्या आएगा, 0 रखोगे तो ए नोट एप्सिलॉन की पावर 0, फिर a1 एप्सिलॉन की पावर 1, a2 एप्सिलॉन की पावर 2। यही होगा क्या? अरे यही होगा क्या? पक्का? पक्का ना? अब देखो, सबसे पहले मैं मान लूं कि n इक्वल टू 0 के केस में बात करूं। किसके केस में बात करूं? n इक्वल टू 0 के केस में मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट ध्यान से समझ लेना, फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 मतलब एप्सिलॉन की पावर 0th ऑर्डर। एप्सिलॉन की पावर 0 ऑर्डर का मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू में क्या रख दूं, 0। एप्सिलॉन को अगर 0 रखोगे यहाँ तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0। यानी अपने को देखो इसी इक्वेशन में x का अगर एग्जैक्ट मान चाहिए, x का अगर एग्जैक्ट मान चाहिए तो आपको इनफाइनाइट टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 टर्म सोल्व करते चलेंगे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म करी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर सबको ऐड करते चले। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को मैंने आगे वाली टर्म को नेगलेक्ट कर दिया तो फर्स्ट टर्म को सोल्व किया, तो एप्सिलॉन 0 लिया तो एक्स क्यूब माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 3 वैल्यू आ गई, एक 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 करोगे तो एक प्लस रूट 2 और एक माइनस रूट। इसका मतलब मैं 3 वैल्यू ले लूँ, एक x1, एक x2 और एक x3। इसका मतलब इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे, क्योंकि एक्स क्यूब में एक 0, एक प्लस रूट 2 और एक माइनस रूट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अरे किसी को डाउट है? पक्का ना? तो फर्स्ट टर्म समझ आ गई सबको। अब देखो मैं आगे थोड़ा सा आगे चलता हूँ, सेकंड टर्म को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। यानी कहाँ तक, ऑर्डर कहाँ तक लेना है, एप्सिलॉन तक। तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर एप्सिलॉन की बात करो। एप्सिलॉन ऑर्डर की बात करेंगे तो फर्स्ट रूट क्या होगा, x1। अब नया जो रूट बनेगा वो क्या होगा, 0 0 प्लस एप्सिलॉन ऑर्डर तक a एप्सिलॉन। इसका मतलब मेरे को एप्सिलॉन की वैल्यू पता है कितनी थी, 0.001। अरे एप्सिलॉन तो पता ना, 0.001। अगर मेरे को a की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे को इसका फर्स्ट ऑर्डर तक रूट पता चल जाएगा। फिर आगे ऐसे ही a2 की वैल्यू या b जो भी आप मानना चाहो उसकी ऑर्डर वैल्यू पता चल जाए तो सेकेंड ऑर्डर तक वैल्यू पता चल जाएगी, ऐसे ही आगे थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो x, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का अगर रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। आप जानते हो कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर कोई भी गिवन रूट उस इक्वेशन का है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ये इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इसमें आप रख दो। तो रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, a एप्सिलॉन क्यूब माइनस 4 प्लस एप्सिलॉन a एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू। अब देखो आपको तो ऑर्डर कहाँ तक लेना है, एप्सिलॉन तक। आगे वाले ऑर्डर मैंने नेगलेक्ट कर दिए, 2 3 4। इसका मतलब इस इक्वेशन में भी जो 3 है, क्यूब आ रहा है ना एप्सिलॉन क्यूब, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब इसको 0 लेना है। तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस 4a एप्सिलॉन, एप्सिलॉन स्क्वायर आ रहा है तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, नेगलेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, एप्सिलॉन ऑर्डर तक की। और प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू, एप्सिलॉन तो 0 हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। इसका मतलब ऑर्डर एप्सिलॉन तक 0 -3/4 एप्सिलॉन। अब देखो ये इससे कितना चेंज है, एप्सिलॉन 0.00 होने ना, तो स्लाइटली चेंज हुआ ना।
अरे स्लाइटली चेंज हुआ ना, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 0 माइनस 3/4 एप्सिलॉन 0.001। तो कितना चेंज आ रहा है इससे। अगर अगली टर्म बात करोगे तो एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका मतलब पॉइंट के आगे कितनी, ये 0.001 है तो वो पॉइंट कितना आएगा, अरे इसका स्क्वायर करोगे 10⁻³ तो वो 10⁻⁶। इसका मतलब ये इससे 1000 गुना कम है, तो अगला इससे 1,00,000 गुना कम। इसका मतलब मैं उसको नेगलेक्ट करके छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन होगा। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक सबको समझ आ जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा भी तो था रूट, इसको भी मैं एप्सिलॉन ऑर्डर तक लूँ, तो x2 की मैं बात करूँ तो √2 और प्लस एक की जगह मैं नया कांस्टेंट लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो आप, इसलिए √2 प्लस बी एप्सिलॉन। आगे समझे, रख दूं इस इक्वेशन में वापस से, तो √2 प्लस बी एप्सिलॉन होल क्यूब -4 प्लस एप्सिलॉन अंडर √2 प्लस बी एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। ओपन कर दो तो ये तो हो गया 2√2 प्लस बी क्यूब एप्सिलॉन क्यूब। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, 3a² b प्लस 3ab², इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, -4√2 -4b एप्सिलॉन -√2 एप्सिलॉन माइनस b एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू 0। जो भी एप्सिलॉन स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म है वो तो हटा दो सब, ये हट गई, ये हट गई और ये हट गई। बाकी बची हुई टर्म्स को लिख लो, तो क्या टर्म आएगी, 2√2 प्लस 6b एप्सिलॉन -4√2 -4b एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू 0। यही आएगी क्या, अरे यही आएगी क्या, तो अपन कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने। ओके, x² -4 इक्वल टू 0, तो रूट क्या होंगे, सॉरी ये गलती हो गई, +2 और -2। तो यहाँ भी क्या आएंगे, मैंने ये देख रहा था रूट कहाँ से आ रहा है, 2 आएंगे ना, 0 + -2, सॉरी ये ध्यान रखना आप, x = 0 और x = +-2, तो ये भी क्या होगा 2 हो जाएगा और ये भी 2। तो क्या आएगा ये एट a³ + b³ + 3a² b, तो ये 4 3ab², तो ये 2 माइनस ये कितना हो गया एट 4b एप्सिलॉन -2 एप्सिलॉन और ये -b एप्सिलॉन² प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू 0। चलो इसको वापस से सोल्व करता हूँ, ये ध्यान रखना 2 आएगा ना, हो जाती है कई बार मिस्टेक ऐसे। तो अब देखो ये -8 से +8 गया, ये कितना हो गया 12b एप्सिलॉन और ये क्या हो गया -4b एप्सिलॉन और ये कितना बचा 3 - 2, तो प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 8b एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू, इसका मतलब एप्सिलॉन तो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1/8। अरे आ गई क्या, b की वैल्यू -1/8, तो अगर मैं इसको इसमें रख दूं b की जगह, तो x2 क्या आ जाएगा 2 - 1/8 एप्सिलॉन। आगे समझे, ऐसे कौन से को सोल्व करना आपको, थर्ड वाले को, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा x3 क्या हो जाएगा -2 है और प्लस ए बी मान लिया तो c एप्सिलॉन, -2 + c एप्सिलॉन इस इक्वेशन में रख दूं, और अप टू ऑर्डर कहां तक बात करनी है एप्सिलॉन, रख दे ऐसे, तो -2 + c एप्सिलॉन होल क्यूब -4 + एप्सिलॉन -2 + c एप्सिलॉन और प्लस ये x की वैल्यू पुट कर दी ना, और प्लस 3 एप्सिलॉन इक्वल टू 0। इसमें भी अप टू ऑर्डर एप्सिलॉन की बात करोगे तो जो c है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं बता दूं डायरेक्ट, आप कर लोगे सोल्व, इसकी वैल्यू आएगी -5/8।
इसका मतलब x3 अप टू ऑर्डर -2 माइनस 5/8 एप्सिलॉन। इसका मतलब तीनों में ही देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर जो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म आ रही है वो ओरिजिनल या जो फर्स्ट टर्म उससे कितनी 1000 गुना कम आ रही है। ऐसे नेक्स्ट याद करोगे तो 1,00,000 गुना कम। इसका मतलब उसको अगर प्लस माइनस यहाँ करते हो तो इसकी वैल्यू बहुत स्लाइटली चेंज होगी। इसका मतलब मैं आगे वाली टर्म को नेगलेक्ट करके भी छोड़ सकता हूँ। अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी, अपने को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अपने को किस एक्यूरेसी से वो पूछ रहा है, उसी की अपन यहाँ बात करें। जितनी एक्यूरेसी हो, अगर 3 डिजिट तक पूछ रहा है पॉइंट आगे तो ठीक है, अगर और आगे तक पूछ रहा है तो आपको एक टर्म और सोल्व करनी पड़ेगी। सेम हो जाएगी 0, पहली टर्म आई थी ना 0 और उसकी वैल्यू जो भी आई थी, जैसे दूसरी 2 - 1 एप्सिलॉन/8 प्लस इसको मान लेता 8 टू एप्सिलॉन स्क्वायर, ये यहाँ रख देना। कहाँ तक बात करोगे अब की बार, अप टू ऑर्डर एप्सिलॉन स्क्वायर, और जो भी आपने माना 8 उसकी वैल्यू निकाल लेना, रख देना। आ गया समझे? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपन अपने सिस्टम या क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं कि कैसे इसको डील करना है। ठीक है, देखो अब अपन की बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्सिमम अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स के साथ डील करना होता है, या आपको जो भी इक्वेशन देगी उसके साथ अपने को डील करना होगा। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास में एक क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें एक हैमिल्टोनियन है H, और वो हैमिल्टोनियन परटर्ब हो रखा है, ओरिजिनल से स्लाइटली डिस्प्लेस हो रखा है। ठीक है, ऑपरेटर है तो केप, स्टेट n पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को चाहिए स्टेट n और एनर्जी E, और कौन से स्टेट की, nth स्टेट की, इसका मतलब En। अब ये अगर ओरिजिनल सिस्टम होता तो मेरे को जो यहाँ पे मिलने वाली एनर्जी थी वो ओरिजिनल सिस्टम की एनर्जी मिलती और एग्जैक्ट मिलती, लेकिन ये अगर डिस्प्लेस है तो ये अप्रोक्सीमेट एनर्जी मेरे को मिलेगी। अब अपन पेटरवेशन स्कीम कब अप्लाई करेंगे आपको ही पता है। उसके लिए जो हैमिल्टोनियन है H, वो कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, H0 प्लस H', कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, 2 पार्ट। अब आपको ध्यान है ये पैटर्न वाला पार्ट है, तो इसको या तो आप H' लिख लो तो एप्सिलॉन इसमें इंक्लूड रहेगा, प्री इंक्लूड अंदर ही, और अगर एप्सिलॉन बाहर रखते हो तो उसके जो मल्टीप्लाई में होगी वो H' मैट्रिक्स को डिनोट करेगी। दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगर एप्सिलॉन अंदर प्री इंक्लूड मान रहे हो तो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं, और नहीं मान रहे तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ एप्सिलॉन टाइम्स है H'। ठीक है, ये जैसे अपन ने पिछले अलजेब्रा की इक्वेशन में डिफाइन किया था ना एप्सिलॉन, वैसे ही मैंने यहाँ भी डिफाइन। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये तो अपना हैमिल्टोनियन। इस वजह से इनमें क्या चेंज होगा, तो जो एनर्जी है En, ये उस सिस्टम की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कैसे, किसका फंक्शन होगी, जैसे पिछली बार बात करी थी एक्स किसका फंक्शन था, एप्सिलॉन का, तो एनर्जी किसका फंक्शन होगी, एप्सिलॉन। कितनी टर्म से मिलकर बनेगी, ये तो ओरिजिनल, फिर क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो एप्सिलॉन En फर्स्ट ऑर्डर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर En कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ऐसे ही जितनी टर्म्स आप निकालना चाहो। ठीक है, समझ आ गया क्या। ऐसे ही जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन का फंक्शन हो जाएगी। तो मैं स्टेट्स को क्या लिख सकता हूं अब, अरे स्टेट्स को क्या लिख सकता हूं, 0th ऑर्डर, फिर एप्सिलॉन टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर, फिर एप्सिलॉन स्क्वायर टाइम्स सेकंड ऑर्डर। ये मेरे को मिल गई। इसका मतलब मेरे को चाहिए ये कौन से ऑर्डर तक चाहिए। अब मैं यहाँ पर रेस्टिकेशन लगा देता हूँ। सेकंड ऑर्डर तक तो निकालेंगे अपन किस में, एनर्जी में, और फर्स्ट ऑर्डर तक निकालेंगे एन। आगे भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मैं आपको एक यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि बहुत अपन जितना आगे तक लेके जाएंगे वो इतना ही टिपिकल प्रोसेस होता जाएगा। तो टाइम और आपके इसकी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बात करूँ।
उससे आपको एक मेथड अपने दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। ये 1 नंबर इक्वेशन है, सारी वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो देखो ये सारी वैल्यू यहाँ रखो। एच की वैल्यू कितनी होगी, एच नॉट प्लस एप्सिलॉन एच प्राइम। एन की वैल्यू, अरे एन की वैल्यू बताओ, एन नॉट एप्सिलॉन फर्स्ट ऑर्डर एन वन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, और इक्वल में क्या आएगा ई एन, तो ई एन नॉट प्लस एप्सिलॉन ई एन वन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ई एन टू, और फिर वापस से स्टेट एन नॉट एप्सिलॉन फर्स्ट ऑर्डर एन वन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एन टू। अब देखो सब कुछ ओपन कर लिया, अब मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला, ये तो वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वेशन में। देखो अगर मैं सबसे पहले ऑर्डर किसकी बात करेंगे, एप्सिलॉन 0, फिर एप्सिलॉन 1, फिर एप्सिलॉन 2, इनमें अपना काम हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर निकालना ना एनर्जी में। देखो इस टर्म को मैं अगर इसके साथ करूं तो कोई एप्सिलॉन नहीं आएगा, या एप्सिलॉन की पावर 0। इसका मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से एच नॉट एन 0, इसको इससे करूंगा तो आएगा, इसमें एप्सिलॉन पहले से ही है तो इसको तो किसी के साथ भी करो एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें केवल एक ही टर्म होगी जो एप्सिलॉन की पावर 0 होगा, या एप्सिलॉन नहीं आएगा। इक्वल इधर करो, इसको इससे करो तो क्या आएगा, ई एन नॉट एन 0, यही होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से किया, बाकी सब टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनमें एप्सिलॉन आएगा। क्लियर, कोई डाउट? ये है एप्सिलॉन की और 0, और ये आपको पता भी चल रहा होगा एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन, उसकी एग्जैक्ट एनर्जी आइगन स्टेट, तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिल गई एग्जैक्ट, और साथ में स्टेट ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई। तो अगर किसी ऑपरेटर को किसी स्टेट पे अप्लाई करो सेम स्टेट मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी आइगन स्टेट, और जो कांस्टेंट राशि मिलती है उसको बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यही बता रही है, एग्जैक्ट वाली। पक्का? अब अपने को इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है। तो देखो इसको मैं इसके साथ करूं तो एप्सिलॉन फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब एच नॉट एन फर्स्ट ऑर्डर। इसको इससे करूं तो भी फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, तो एच प्राइम या H1 भी लिख सकते हो, और एन नॉट, और कोई इक्वेशन नहीं होगी, बाकी सब में आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा। ऐसे इसको इसके साथ करूं तो क्या होगा, ई एन नॉट एन 1, और इसको इसके साथ में करूं तो ई एन फर्स्ट ऑर्डर एन नॉट, बाकी सब टर्म में एप्सिलॉन स्क्वायर। ऐसे एप्सिलॉन स्क्वायर तो इसको इसके साथ एच नॉट एन 2, फिर इसको इसके साथ एप्सिलॉन 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 स्क्वायर एच प्राइम एन 1 हो गई लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में देखो, सबसे पहले ई एन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करूं, सेकंड वाले से, एन 2 से, फिर एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो ई एन 1 एन 1, और फिर ई एन 2 एन नॉट, और वैसे भी सेकंड ऑर्डर हो जाना चाहिए, 2 हो गया, 1 1 2 2 2 2, इतनी टर्म्स आएगी, आप चेक कर लेना। बाकी ये ट्रिक है, वैसे आपको ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर में सारे, और ये 0 तो आगे क्या समझे। एप्सिलॉन की पावर 0 फर्स्ट और सेकंड तीनों ऑर्डर मैंने निकाल लिए। अब मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन। एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन का मतलब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, ई एन नॉट प्लस ई एप्सिलॉन ई एन 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ई एन 2, ई एन नॉट ई एन 1 और ई एन 2, ये तीन वैल्यू मेरे को चाहिए। और एन जो स्टेट एन है वो एन नॉट और एप्सिलॉन
फर्स्ट ऑर्डर और जीरो। तो ये तो आपको मिल गए दोनों, ये रहे। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं किससे क्लोज करा दूं, एन नोट से, तो क्या मिल जाएगा, ई एन नोट। सेम स्टेट का सेम स्टेट के साथ में 1 होता है, तो मिल गई। इसका मतलब जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन टू पार्ट से आप डिवाइड करोगे एच को, एक एच नोट और एक एच प्राइम, तो ये जो हैमिल्टोनियन है इसकी जो आइगेन वैल्यू आप निकालोगे, एनर्जी आइगेन वैल्यू, वो किसको डिनोट करेगी, उसकी एग्जैक्ट एनर्जी आइगेन वैल्यू को डिनोट करेगी। क्लियर फर्स्ट टर्म। अब निकालना आपको एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कहां से मिल सकता है, ये वाली टर्म, इस टर्म से मिल सकता है। एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कब मिलेगा, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को एन नोट से क्लोज करा दूं। तो टेकिंग इनर प्रोडक्ट विथ किससे, एन नोट, और सेकेंड इक्वेशन से लिख देना आप कौन सी इक्वेशन से करा रहे हो, कराओ। देखो एन नोट एच नोट एन वन प्लस एन नोट एच प्राइम एन नोट। इधर ई एन नोट कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले सकते हो, एन नोट एन वन और प्लस ई एन वन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और एन नोट का लिख देता हूं एक बार, एन नोट का एन नोट के साथ, ये तो कितना हो गया 1। ये डिफरेंट है तो एन नोट एन वन, डिफरेंट का क्या होता है 0। इसका मतलब इधर तो क्या बच गया, ई एन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब अपने पास में दो टर्म है, ये तो मेरे को पता ही नहीं है अभी तक पैटर्न वाला पार्ट, तो क्या लगाना है, इसका मतलब ये तो नॉन जीरो होगा, तो ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, एन नोट एच प्राइम एन नोट। इस टर्म की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इस टर्म की वैल्यू इससे निकल सकती है। इसका आप डेगर ले लो, डेगर का मतलब टेकिंग बाई ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो क्या बनेगा ये, एन नोट एच नोट डेगर, और ये क्या बन जाएगा, एन नोट ई एन नोट डेगर। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं उसको, एन नोट, ये फिजिकल सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन होता है वो हर्मिशियन होता है, तो एच नोट का डेगर एच नोट होगा इसका, और ये एन नोट एनर्जी आइगेन वैल्यू भी उसकी रियल होगी, तो रियल एनर्जी आइगेन वैल्यू का डेगर सेम ही होगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसको चाहे आप लेफ्ट से ऑपरेट कराओ चाहे राइट से, वो सेम तरीके से ऑपरेट होगा और सेम एनर्जी आइगेन वैल्यू देगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, एन नोट ई एन नोट और एन वन लिख सकता हूं। अब आपको पता है ई एन नोट ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, एन नोट एन वन डिफरेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये आ गया क्या समझिए, ये डिफरेंट है 0, सेम है 1, ई एन वन मिल गया इधर से, ये मेरे को पता नहीं, जब मेरे को इसकी वैल्यू पता होगी तब मैं इसको पुट करूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा क्या आएगी वो तभी पता चलेगा। इसकी वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये इस पर डिपेंड, एच प्राइम पे डिपेंड करेगा। ये एच नोट एन इस पे ऑपरेट किया तो मैंने इसका डेगर लिया, डेगर लेने पे ये क्या होगा, ए बी का डेगर होता है, बी डेगर ए डेगर, तो एन ये केट में है तो डेगर लिया तो ब्राम में कन्वर्ट हो गया, और ये एच नोट तो एच नोट डेगर। ये आपको आ गया होगा, ये सिंपल जब भी क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है वहीं ये ब्रैकेट नोटेशन पढ़ाए जाते हैं। तो ये ई एन नोट कॉन्स्टेंट एनर्जी है तो बाहर आ गई, ये ऑपरेटर था, अरे ये तो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर को केप से डिनोट करते, तो ई एन नोट ये तो एनर्जी है बाहर आ गई, एन नोट एन वन डिफरेंट स्टेट का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0, जो डिफरेंट आइगेन स्टेट होती है, और सेम का 1। तो क्या मिल गया, ई एन वन एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, कितनी वैल्यू मिली, एन नोट एच प्राइम एन नोट मिल गई क्या, अरे एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिल गया। अब अपने पास में दो काम और बचे, एक एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन और एक स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। पक्का, चलो पहले मैं स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने की कोशिश करता हूं, तो उससे एक वैल्यू काम आएगी अपने, और वो अपने को लिखना पड़ेगा वहां पे,
अब स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने से पहले देखो, कोई भी मेरे पास में एक स्टेट दे रखी है साई, मैं जनरल आपको समझा रहा हूँ। इस साई को उसकी आइगेन स्टेट के रूप में कैसे लिखोगे, बेसिस स्टेट के रूप में C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। C1 निकालना है तो इसको किससे क्लोज कराओगे, साई 1 से, और ये C1 साई 1 यही होगा ना, और साई 1 साई 2 डिफरेंट है तो 0। अब ये मत बोलना ये इसकी 0 क्यों नहीं, ये जनरल स्टेट है और ये इसकी आइगेन स्टेट है या जो बेसिस स्टेट है। बेसिस स्टेट ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन, सेम का सेम के साथ 1 और डिफरेंट का 0। इसका मतलब C1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 हो गया सेम स्टेट का, साई 1 साई। ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या आएगी, साई 2 साई। इसका मतलब मैं साई को क्या लिख सकता हूँ, साई 1 साई 1 प्लस ऐसे ही साई 2 साई 2। तो समेशन के रूप में क्या लिखोगे, समेशन आई साई आई। इसका मतलब एक स्टेट आपको जनरल स्टेट दे रखी है और जो नॉन स्टेट है उसकी टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो ऐसे ही में जो स्टेट N1 है उसको भी क्या लिख सकता हूं, अरे स्टेट जो N1 है उसको किसकी टर्म्स में लिख सकता हूं, स्टेट है N1, नॉन कौन सी होगी, N0। ये आइगेन वेक्टर होंगे और कौन से के होंगे, ओरिजिनल के। तो ओरिजिनल सिस्टम को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो N0 पता है, N1 निकालना है तो इसकी टर्म्स में मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। कैसे करेंगे, साई है तो ये साई के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा और जो जिसकी टर्म्स में अपने को निकालना है वो, तो किसकी टर्म से निकालना है, N0। तो ये N0 और किसके साथ इनर प्रोडक्ट, N0 के साथ, तो N0 और साथ में मैंने स्टेट लिख दी M और क्या लगा दिया, समेशन M। लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, दोबारा देखो क्या निकालना है, N1। तो समेशन, एक तो आएगा एम्पलीट्यूड और एक आएगी स्टेट। किसकी टर्म्स में निकालना वो तो यहाँ लिखो, तो मैंने लिख दिया M0। M0 क्यों लिखा वो भी अभी बता रहे, क्योंकि ये N है ना, ये एक से ज्यादा स्टेट है, N1 N2 N3। तो या NI लिखो या मैंने लिख दिया M लिख दिया। तो ये क्या होगी, NM एक से ज्यादा है, ये ध्यान रखना। अगर एक ही है तो N लिख सकते हो आप, एक से ज्यादा है तो मेरे को एक से ज्यादा के लिए नोटेशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने समेशन M पे लगा दिया और ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 समेशन आएगा ना सब पे, ठीक है। अब ये M0 ऐसे कैसे, और किसके, N1, तो ये N1 आ गए समझ। अब आपको पता है यहां पर दो वैल्यू आएगी, एक केस में ये दोनों इंटीजर सेम हो जाएंगे तो समेशन हट जाएगा, उसके लिए M इक्वल टू N के केस में क्या हो जाएगा, N0 N1 और साथ में N0 और प्लस बाकी सब टर्म में M0 इक्वल टू क्या होगा, N, और क्या वैल्यू आएगी, M0 N1 और साथ में M0। इसका मतलब N0 N1 ये तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट है तो 0। इसका मतलब N1 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, समेशन M0 इक्वल टू N M0 N1 और साथ में स्टेट M लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, N1 ये रहा, M0 को मैं इस इक्वेशन के साथ इनर प्रोडक्ट करवा दूँ। तो देखो किसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है इसका, M0 के साथ। देखो क्या होगा, M0 H0 N1 प्लस M0 H प्राइम N0, ये तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड EN0 M0 N1 और प्लस EN1 M0 N1 M0 इक्वल टू N, ये दोनों डिफरेंट 0। इसका मैं अभी नहीं बता सकता M और N डिफरेंट है। अगर ये सेम होती N ही होती N0 N1 तो 0 हो जाता, लेकिन ये M है डिफरेंट है
और ऑर्डर भी डिफरेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू मैं नहीं बता सकता। इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, एम एच नॉट इस पे ऑपरेट होगा तो इसी की एनर्जी देगा mth स्टेट की, तो ये क्या हो जाएगा ई एम नॉट और साथ में एन वन, एम नॉट एन वन, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ से। और ये क्या होगा, अरे ये एम नॉट एच प्राइम एन नॉट, ये ऐसे कैसे, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो क्या आ जाएगी ई एम नॉट, और यहाँ क्या बचा एम नॉट एन वन, और ये ऐसे कैसे, तो एम नॉट एच प्राइम एन नॉट, और इधर से क्या वैल्यू आ गई ई एन नॉट एम नॉट एन वन, ये दोनों सेम है, एक तरफ ले लो, तो इधर तो क्या बचा एम नॉट एच प्राइम एन नॉट, और ये इधर आएगा तो ये ई एन नॉट, ये इधर आएगा तो माइनस, तो ये वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो एम नॉट एन वन, दोनों से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, ये डिवाइड में आगे क्या समझे। एम नॉट एन वन की वैल्यू पता चल गई, ये यहाँ पुट कर दो, तो एन वन की वैल्यू क्या आ जाएगी समेसन एम नॉट इक्वल टू एन, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी एम नॉट एच प्राइम एन नॉट डिवाइड में ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, और साथ में स्टेट ये एम नॉट। आगे क्या समझे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन स्टेट एम नॉट एच प्राइम एन नॉट ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, और ये साथ में एम नॉट। क्लियर है पक्का। अब एक टास्क और बचा अपना एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन, कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से। किससे क्लोज करा दो इस पूरी इक्वेशन को, एन नॉट से। तो देखो देखो क्या हो गया एन नॉट एच नॉट एन टू प्लस एन नॉट एच प्राइम एन वन ई एन नॉट एन टू प्लस ई एन वन एन नॉट एन वन और प्लस ई एन टू एन नॉट, कितना हो गया 1, कितना हो गया डिफरेंट 0, कितना हो गया 0। एच नॉट एन नॉट पे होगा तो ई एन नॉट एन टू, ये भी कितना हो गया जैसे पहले समझाया था, एक ही टर्म बची। इसका मतलब ई एन टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन क्या वैल्यू आ गई एन नॉट एच प्राइम एन वन। एन वन की वैल्यू नहीं पता, एन नॉट तो पता है, एन वन कहाँ से लाओगे, एन वन कहाँ से लाओगे, तो ये वैल्यू रखो एन वन की, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ई एन टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एन नॉट एच प्राइम एन वन, तो ये देखो ये केट है तो इसके साथ में इधर प्रोडक्ट आएगा इसका, तो एम नॉट और ये टर्म ऐसे कैसे एम नॉट एच प्राइम एन नॉट और साथ में ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट और समेसन एम नॉट इक्वल टू, आगे क्या समझे। तो मैं ऊपर मिटा देता हूँ और तीनों आपको जो फॉर्मूले आए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो तीन फॉर्मूले हैं, एनर्जी ई एन क्या लिख सकता हूँ ई एन नॉट प्लस एप्सिलॉन ई एन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ई एन सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। ई एन नॉट ऐसे कैसे प्लस एप्सिलॉन ई एन वन की वैल्यू क्या थी एन नॉट एच प्राइम एन नॉट प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ई एन टू की वैल्यू ये रही समेसन एम नॉट इक्वल टू एन। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो एन नॉट एच प्राइम एम नॉट एच प्राइम एन नॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया एच प्राइम एन एम और ये हो गया एच प्राइम एम एन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर एम एन लिखना चाहूँ तो ये एम एन और इसका डेगर हो जाएगा एच डेगर एच क्या होता है मोड एच स्क्वायर,
तो एच प्राइम एम एन, इसका मैं मॉडुलस स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ, और साथ में ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एच प्राइम एम एन के मॉडुलस का स्क्वायर यही होगा, एन एच प्राइम एम एच प्राइम एन। ठीक है, और साथ में एन जो स्टेट होगी वो क्या होगी, एन जीरो प्लस एप्सिलॉन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर तक ही बात करें अपन, तो एन नॉट, ये तो ऐसे कैसे ओरिजिनल वाले, प्लस एप्सिलॉन एन वन की वैल्यू, समेशन एम नॉट इक्वल टू एन एम जीरो एच प्राइम एन जीरो, और डिवाइड में ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, और साथ में एम जीरो। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, सबको क्लियर है क्या? अब आपको पता है ये ओरिजिनल है, ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, ये इसमें सेकंड ऑर्डर करेक्शन, यही है। इससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसके बाद में इससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये एच प्राइम एम एन है, ये तो क्या है, यहाँ से इस एक टर्म लूँ मैं, ये एच प्राइम एम एन और ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, ये वैल्यू लेस लेस या इससे छोटी होनी चाहिए ना फर्स्ट टर्म से। तो ये कब छोटी होगी, जब पैटर पार्ट के जो एलिमेंट है वो दो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू के डिफरेंस से मच लेस हो, उसी केस में ये क्या होगी, ये पैटर्वेशन थ्योरी अपनी वैलिड होगी। ये यहाँ से भी अपने को पता चल रहा है, आगे समझे। चलो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है H 1 2 3 एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन, इसको मेरे को पैटर्वेशन स्कीम से सॉल्व करना है, एप्सिलॉन मच लेस लेस 1, ये आपको दे रखा है। वैल्यू भी दे सकता है या डायरेक्ट लिख भी सकता है कि एक एप्सिलॉन एक स्मॉल पैरामीटर। सबसे पहले आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको, दो पार्ट में, एच नॉट प्लस एप्सिलॉन एच प्राइम, एच नॉट तो कौन सी हो जाएगी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और प्लस एप्सिलॉन एच प्राइम क्या हो जाएगी 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, एप्सिलॉन बाहर लिख दिया मैंने, पक्का। अब आपको पता है ये ओरिजिनल है, ये डायगोनल होनी चाहिए, पहले से डायगोनल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सबसे पहले आपको एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे एच नॉट माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की 3 वैल्यू मिलेगी, और वो लेमडा की 3 वैल्यू मिलेगी 1 2 3, ये तो हो गई इसकी आइगन वैल्यू, और आइगन वेक्टर एच नॉट एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ये इसके आइगन वेक्टर हों। तो आइगन वेक्टर निकालना मैंने एक पीछे क्लास में सिखा रखा आपको, मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ करूँगा। 3 आइगन वैल्यू मिल रही है ना, 1 2 और 3, ये एनर्जी है, ध्यान रखना हैमिल्टोनियन है, तो ये किसको डिनोट करेगी, एनर्जी को। ये मान लो E1, ये E2 और ये E3, और 3 इनके आइगन वेक्टर होंगे, क्या होंगे, फर्स्ट 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, और थर्ड 0 0 1। ठीक है, अब अपने को काम क्या करना है, एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन और स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो एनर्जी में एक पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना और फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन। तो एनर्जी में जैसे मान लो फर्स्ट एनर्जी है उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, तो क्या होगा, एन की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 एच प्राइम 1, यही होगा। अब 1 स्टेट का मतलब ये वाली फर्स्ट वाली, सेकंड का मतलब ये वाली, ये कौन सी स्टेट है, सेकंड, और ये थर्ड। ये केट में तो ब्रा लेना पड़ेगा, तो ब्रा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0, एच प्राइम ये रहा, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0, और ये 1 0 0, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। इसका अलावा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में क्या मिल रहा है 0। ऐसे ही सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालोगे तो 2 एच प्राइम 2, ये भी कितना आएगा 0, और ऐसे ही 3 में निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो ये भी कितना आएगा 0। आप निकाल के चेक कर सकते। इसका अलावा फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन है वो तो सभी में क्या आ गया 0। अब मैं निकालता हूँ सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में, तो देखो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला यही है। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, इसका मतलब समेशन m का मान 1 नहीं हो सकता, तो h प्राइम m 1, इसका मोड स्क्वायर
E10 माइनस EM0, m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है 2 और 3, क्योंकि 3 वैल्यू है ना 1 2 3, तो क्या वैल्यू आएगी h प्राइम 2 1 का मोड स्क्वायर, फिर E10 माइनस E20 और प्लस h प्राइम 3 1 का मोड स्क्वायर और E10 माइनस E30, मतलब क्या है इसका 1h प्राइम 2 और 2h प्राइम 1, E10 माइनस E20, और ऐसे इसका क्या मतलब है 1h प्राइम 3 और 3h प्राइम 1 और डिवाइड में E10 माइनस E30, 1h प्राइम 2 निकाले तो देखो 1 क्या था, ये 1h प्राइम 2, एक निकाल के बता रहा हूँ, बाकी सब आपको निकालना है, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। 1h प्राइम 2 क्या था, 1 की वैल्यू क्या थी 1 0 0, h प्राइम क्या था 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और 2 की वैल्यू 0 1 0। इसको क्या करोगे आप सिंप्लीफाई, तो 1h प्राइम 2 या जो है वैल्यू कितनी आएगी 1, ऐसे 2 पहले लिख देना 1 बाद में, तो 2h प्राइम 1, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ E1 सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, तो ये तो 1 1 हो गए, तो 1 अपॉन ये 1 था ये 2, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 डॉट 1 अपॉन 1 माइनस 3, कितनी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, कितनी वैल्यू आ गई 3 बाई 2। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी, जो फर्स्ट एनर्जी उसमें सेकंड ऑर्डर जो करेक्शन है वो कितना आ गया माइनस 3 बाई 2। या अगर पुट करोगे तो एप्सिलॉन स्क्वायर साथ में आ जाएगा, इसका मतलब E1 क्या आ जाएगा 1, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन था वो तो 0 हो गया, और माइनस 3 बाई 2 ये एप्सिलॉन स्क्वायर। ऐसे निकाल लोगे सब, E2 भी निकाल लोगे, E3 भी आप निकाल सकते हो। E2 की बताऊं वैल्यू तो जो E2 है उसमें सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी 0 आएगा, तो जो E2 है वो तो हो जाएगी 2 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी 0, और E3 है 3 आ रहा था, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0 आ रहा है, और जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आएगा उसमें 3 बाई 2 आएगा प्लस में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। आगे समझे। ऐसे एक वैल्यू और बता दूं n की, n में कैसे निकालोगे, तो n में जैसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो क्या वैल्यू होगी समेशन m नॉट इक्वल टू n m नॉट h प्राइम n नॉट और डिवाइड में ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट और m नॉट। अब मैं निकालूँ फर्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो क्या आएगा समेशन m नॉट इक्वल टू 1, तो m नॉट h प्राइम फर्स्ट E1 नॉट माइनस EM नॉट और ये M नॉट, ये होगा। तो देखो फर्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आएगा, M की वैल्यू 1 हो तो 2 या 3 हो सकती है, तो 2h प्राइम 1 और E1 नॉट माइनस E2 नॉट और ये आ जाएगी स्टेट 2, और प्लस सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी 3h प्राइम 1 और E1 नॉट माइनस E3 नॉट और ये स्टेट 3। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, ये तो निकाले थे अभी फर्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये तो 1 आई थी, ये 1 माइनस 2 और स्टेट 2 क्या आ जाएगी, पहले एक बार ऐसे लिख देता हूँ यार, लिख दो आप स्टेट 2 क्या है 0 1 0 प्लस ये 1 आया था, निकाल सकते हो आप 1 1 माइनस 3 और ये 0 0 1 निकाल सकते हो, इसको सिंपली आई माइनस हो गया, तो 0 1 0 ये माइनस 1 बाई 2 0 0 1, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म माइनस 1 और थर्ड टर्म माइनस 1 बाई 2, इसमें वैल्यू लिखो तो साथ में एप्सिलॉन हो रहे थे। आगे समझे। ऐसे ही जो सेकंड है उसमें अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालोगे और एक थर्ड में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो तीनों की वैल्यू बता दें आपको, निकाल सकते हो आप। जो सेकंड है उसमें फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन आएगा वो आएगा 1 0 माइनस 1, और जो थर्ड है स्टेट है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगा वो आएगा 1 बाई 2 1 और 0, 1 बाई 2 1 और 0। ये अपना पेटरवेसन थ्योरी का जो टॉपिक है, और आपको पहले अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई, फिर क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे डील करेंगे, और लास्ट में आपको एक एग्जांपल से मैंने समझाया।